राजनीति में भूल को स्वीकार करना बड़ी भूल है। आखिरकार क्यों राहुल गांधी ने छेड़ा ओबीसी का मुद्दा? क्या पीएम मोदी की असली जाति अपर कास्ट है? कौन है ओबीसी समुदाय का बड़ा हितैषी? भारत में ओबीसी एक ऐसा समुदाय है जो सरकार बनाने और बिगाड़ने तक का दम रखता है। पूरे देश में ओबीसी की जातियां 50 से 52% है, जिनके वोट से पार्टियां सत्ता में आती हैं। इसलिए तो जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही ओबीसी की चीख पुकार तेज हो जाती है। इसी के साथ बीते दिन कांग्रेस की ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी ने पिछड़े समाज से माफी मांगी थी और कहा कि मैं 2004 से राजनीति में हूँ। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने गलती की। मैंने ओबीसी की उस तरह से रक्षा नहीं की जैसे मुझे करनी चाहिए थी। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूँ और 21 साल हो गए, और जब मैं पीछे देखता हूँ और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूँ, मैंने कहाँ कहाँ सही काम किया और कहाँ कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी, ये काम मैंने सही किया। अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। देश को चलाता कौन है? देश को, उसकी, किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। और देश में मेन सवाल ये उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति देश को कुछ दे रही है, भोजन देती है, औजार देती है, ये इमारतें देती हैं, तो उस शक्ति को अपने खून पसीने के लिए देश क्या देता है? आप मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना, अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात करना हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। आप राहुल गांधी बोलते रहते हो, मगर राहुल गांधी, आपकी शक्ति के बिना राहुल गांधी कुछ नहीं है। तो मेरा काम आपकी शक्ति को अलाइन करने का है। और देश के, मैं ओबीसी वर्ग से, युवाओं से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने ओबीसी वर्ग के लिए काम करना चाहिए था, पहले मैंने नहीं किया, अब मैं डबल स्पीड से वो काम करने जा रहा हूं। तो वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने खुद को ओबीसी समाज का बड़ा हितैषी बताया है और राहुल गांधी को स्वार्थी राजनीति समेत घड़ियाल के आंसू जैसे शब्दों से नवाजा है। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से स्वीकार करना कि देश के विशाल आबादी वाले अन्य पिछड़े वर्ग समाज के लोगों की राजनीतिक व आर्थिक आशा, आकांक्षा व आरक्षण सहित उन्हें उनका संवैधानिक हक दिलाने में मामलों में कांग्रेस पार्टी खरी व विश्वास पात्र नहीं रही है। कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और जैसी स्वार्थ की राजनीति से ज्यादा लगती है। आगे बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि इनकी नीयत व नीति में हमेशा खोट रहने की वजह से घड़ियाली आंसू नहीं तो क्या कहा जाएगा, जबकि वर्तमान हालात में बीजेपी एनडीए का भी इन वर्गों के प्रति दोहरे चरित्र वाला यही चाल ढाल लगता है। तो वहीं केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी के ओबीसी वाले बयान पर कटाक्ष किया है। राहुल जी बहुत देर से समझ पाते हैं। पहले उन्होंने आपातकाल के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने ओबीसी से माफी मांगी। ओबीसी के लिए किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस बताए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला था। ओबीसी के कल्याण के
हर संभव कदम को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया और बाद में माफी मांगते हैं। राफेल के एक मामले में भी माफी मांगी और अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके लिए 10 साल बाद फिर माफी मांगेंगे। वो ठीक कभी करते ही नहीं है और 10 साल बाद माफी मांगते हैं। ये माफी मांगना ही उनके भाग्य में लिखा हुआ है। तो ये रही ओबीसी को आरक्षण दिलाने की जुमलेबाजी। अब आइए जानते हैं कि क्या पीएम मोदी अपर कास्ट से हैं। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी खुद को ओबीसी बोलते हैं। पहले वो अपर कास्ट में थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया। फिर उन्होंने अपनी चालबाजी शुरू की। ओबीसी के लोगों के बीच बोलते हैं कि भाइयों बहनों, मैं पिछड़े वर्ग का हूं, मुझे सताया जाता है। आपको रणनीति भी बनाना है और आपको लड़ना भी है, और लड़ना इसलिए जरूरी है, कोई हमको मांगने से नहीं देता। हमको कभी एजिटेशन करना पड़ता है, कभी अपनी ताकत दिखाना, कभी जब चुनाव का वक्त आता है उसमें शामिल होकर, एक होकर अपने लोगों को, अपने उसूलों पे चलने वालों को चुनाव में ज्यादा से ज्यादा चुन के लाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तुम्हारी आवाज वो उसी वक्त सुनेंगे जिस वक्त बैकवर्ड क्लासेस के लोग सभी सीटों में चुन के आएंगे, जहां पर भी सीट मिलने दो। और सबका एक सोच होना चाहिए, अरे मेरे भाई को मिला है, मैं मदद करना, ये भावना होना चाहिए। ये नहीं होना अरे मेरे को कहाँ दिए, उसको दिए, इसको दिए। अरे बैकवर्ड क्लास में तो बहुत से कास्ट हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारधारा पे हमारे साथ मिलते हैं, उनको साथ लेके चलना, वैसे ही लोगों को चुनना, ये आप सबका फर्ज होता है। यानी कि अब लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष संविधान की रक्षा को छोड़ ओबीसी समुदाय को बड़ा मुद्दा बना रहा है। आपको याद होगा कैसे लोकसभा 2024 के दौरान विपक्ष ने संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसका उन्हें लाभ भी मिला था। एनडीए को डराते हुए इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली थी, तो वही 400 पार का नारा लगाने वाले एनडीए 293 सीटें पर ही सिमट कर रह गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार संविधान जैसे विपक्ष इस बार के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाकर एनडीए की सीटों को काटने में कामयाब होगा या नहीं। साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि आखिरकार कौन है ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका यादव, सरकारी मंथन के साथ।